हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम एक नए पाठ को शुरू करने जा रहे हैं, जो है गद्यखंड का। पिछली वीडियो में हमने पद्यखंड को देखा, उसकी संपूर्ण कविताएं एवं कवि परिचय को जाना और संपूर्ण अभ्यासकार को किया। इस वीडियो के माध्यम से हम गद्यखंड को देखेंगे और उसके संपूर्ण अभ्यासकार को करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। हिंदी नवनीत कक्षा 9। तो वीडियो पाठ को शुरू करने से पहले हम गद्य साहित्य स्वरूप एवं उसकी विधाएं देखते हैं। क्या हैं गद्य की विधाएं, जानते हैं। गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। हम अपने दैनिक जीवन में कार्य व्यापार इसी माध्यम से संपन्न करते हैं। निजी जीवन में पत्र, डायरी आदि। यह साहित्य में कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, जीवनी आदि का माध्यम भी गद्य ही होता है। गद्य साहित्य का विकास हिंदी साहित्य के आने से आरंभ हुआ है। वर्तमान में गद्य साहित्य की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। गद्य के विषय में प्रायः भी होते हैं जिनके बारे में हम सोचते अधिक हैं। गद्य प्रायः बोध, व्याख्या, तर्क, वर्णन एवं कथा के लिए उपयुक्त माध्यम है, क्योंकि इसमें सहजता, सरलता, स्पष्टता के अतिरिक्त व्याख्या प्रस्तुति करने की भी क्षमता होती है। गद्य में हम तर्क, वितर्क, चिंतन, मनन तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेने का कार्य करते हैं। गद्य इस दृष्टि से भी सरल होता है कि वह व्याकरण के नियमों और प्रयोगों को ग्रहण करके ही विचारों को व्यक्त करता है। गद्य में विचारों की क्रमबद्धता, स्पष्टता आवश्यक नहीं, अनिवार्य भी नहीं। निश्चित, विशिष्ट एवं स्पष्ट अर्थ वाले शब्द गद्य के लिए विशेष उपयोगी हैं। इस प्रकार प्रयोग और प्रयोजन की दृष्टि से गद्य की भाषा 3 प्रकार की होती है। दैनिक कार्यकलाप की भाषा, शास्त्र या तर्क भाषा और साहित्यिक भाषा। पहले प्रकार में 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच चलने वाला साधारण वार्तालाप और संबंधियों आदि के साथ किए जाने वाले पत्राचार आदि आते हैं। दूसरे प्रकार में शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक विषयों में के विवेचन, विश्लेषण, अनुशीलन आदि की भाषा आती है। निबंध, कथा, साहित्य आदि की भाषा तीसरे प्रकार के अंतर्गत आती है। इस प्रकार गद्य साहित्य से ओतप्रोत होता है, सौंदर्य समन्वित होता है। गद्य साहित्य के अनेक रूपों में उपलब्ध है। यह रूप गद्य की विधाएं कहलाती हैं, यथा कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, पत्र, डायरी आदि। प्रत्येक विधा प्रतिपादन, प्रस्तुतिकरण, भाषा शैली आदि की दृष्टि से भिन्न होती है। निबंध हिंदी में निबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। निबंध गद्य लेखन की दृष्टि से एक उत्कृष्ट विधा है। निबंध शब्द नि तथा निधनबंध से बना हुआ है, जिसका अर्थ भली प्रकार से बंधी हुई रचना से होता है। वास्तविकता यह है कि यह अपने शाब्दिक अर्थ के विपरीत बंधहीन सा होता है। इसमें किसी विशेष विषय, विधि या प्रस्तुतिकरण का एक सीमा तक तो आग्रह रहता है, किंतु निबंधकार इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह भी बात को सर्वथा नए ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। निबंधों की भाषा शैली भी तभी प्रभावशाली होती है जबकि उस पर लेखक के व्यक्तित्व की छाप हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही सबसे अधिक संभव होता है। निबंध के क्षेत्र का विस्तार अनंत है। उसमें दर्शन के गूढ़ तत्वों से लेकर नाक, कान, दांत आदि जैसे सामान्य विषय समाहित हैं। गद्य का विकास आधुनिक युग में हुआ है। निबंध साहित्य का प्रारंभ भी भारतेंदु से ही माना जाता है। संस्कृत साहित्य में निबंध लेखन नहीं किया गया। जो गद्य लिखा गया उसे निबंध की श्रेणी में मानना उचित नहीं है। अतः कहना यही चाहिए कि निबंध आधुनिक गद्य साहित्य का नया रूप है, जो अब
प्रौढ़ता प्राप्त कर संपूर्ण गद्य साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है। निबंध के स्वरूप का विवेचन करते हुए बाबू गुलाब राय जी कहते हैं कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विषय सौष्ठव, सजीवता और व्यक्तित्व के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। तात्पर्य है कि निबंध में लेखक शून्य से अनंत तक विविध विषयों के प्रति स्वाभाविक, सहज, उद्गार, सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। निबंध के विषय में विभिन्न परिभाषाओं को दृष्टिगत रखते हुए हम निम्नलिखित आधार पर स्वीकार कर सकते हैं कि निबंध में आकार एवं विस्तार का उचित तालमेल होना चाहिए। निबंध के विषयों में की कोई सीमा नहीं है। लेखक पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को व्यक्त कर सकता है। वह अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा का प्रकाशन कर सकता है। निबंधकार को सदैव सतर्क रहना चाहिए जिससे शैथिल्य न हो आने पाए तथा उसके लेखन में भाषा की सक्रियता, तेजस्विता और व्यंग्य की विविधता उत्तरोत्तर विकसित होती जाए। निबंध की सामान्यतः 4 प्रकार होती हैं: कथात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। प्रथम प्रकार के निबंधों में काल्पनिक वृत्त, आत्मचरित्र प्रसंग, पौराणिक आख्यान आदि का प्रयोग होता है। वर्णनात्मक निबंधों में प्रकृति या मनुष्य की जीवन घटनाओं का वर्णन होता है। किसी विषय पर अपने विचार सुसंबद्ध रीति से अपने विशेष दृष्टिकोण की छाप के साथ विचारात्मक निबंध में व्यक्त होते हैं। भावात्मक विचारों में लेखक के हृदय में निःसृत भावना ही विचार सूत्रपात का नियंत्रण रखती है। लेखक का उद्देश्य अपनी किसी सरल अनुभूति को पाठक के हृदय तक पहुंचाना होता है। ऐसा निबंध अनुभूति की दृष्टि से काव्य के निकट पहुंच जाता है। गद्य के विभिन्न रूपों की भांति ही निबंध के भी विभिन्न रूप प्राप्त होते हैं, अर्थात निबंध विधा की भी अनेक उपविधाएं हैं जो आजकल स्वतंत्र रूप से समाज के सम्मुख प्रस्तुत की जा रही हैं। उनका अध्यापन उनकी विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए अलग किया जाने लगा है। निबंध के रूप आलोचना, समालोचना, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, पत्र एवं भेंट वार्ता आदि है। निबंध साहित्य का विकास क्रम। भारतेंदु एवं उनके सहयोगियों ने निबंध रचना का श्रीगणेश किया। ये निबंध पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखे जाते थे और पत्रों के संपादन प्रायः निबंधों के लेखक हुआ करते थे। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन ने क्रमशः कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बिनी का संपादन किया था। इस समय के निबंध में विषयों की अनेकता, समाज सुधार की भावना, राजनीतिक चेतना, रोचकता, पत्रकारिता आदि के गुण मिलते हैं। इस युग के निबंध साहित्य के विकास को समझने के लिए भारतेंदु के स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, एक अद्भुत अपूर्ण स्वप्न, सूर्योदय, 5वें पैगंबर आदि, बालकृष्ण भट्ट के चढ़ती उम्र, चंद्रोदय, बातचीत, आँख, ईश्वर भी क्या टटोल है आदि, और प्रेम नारायण मिश्र के बुढ़ापा में भों, धोखा, दांत परीक्षा आदि निबंधों को अवश्य पढ़ना चाहिए। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक नई शिक्षा में दीक्षित व्यक्तियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई। पत्र पत्रिकाओं की संख्या और बढ़ी। इस प्रकार पाठकों के साथ ही लेखकों का समुदाय भी बढ़ता गया, परंतु किसी व्यवस्थित शैली या आदर्श का फिर भी अभाव बना रहा। शब्द भंडार, व्याकरण, वाक्य संगठन आदि का कोई
स्थिर रूप न था। इसी समय सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने गद्य को व्यवस्थित किया। पाठक समुदाय की ज्ञान की भूख को तृप्त करने के लिए द्विवेदी जी ने ज्ञान विज्ञान के विविध विषयों पर लेख लिखे और लिखवाए। इन निबंधों का स्वर स्वभाव भारतेंदु के निबंध से अधिक गंभीर था। काशी नागरी प्रचारणी सभा, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन आदि संस्थाओं के माध्यम से गंभीरतर साहित्यिक विषयों के अनुसंधान और प्रकाशन का प्रयत्न हुआ। फलतः द्विवेदी युग 1900 से 1920 के निबंधों में व्यंग, विनोद एवं सजीवता के स्थान पर शैली की दृष्टि से गंभीरता एवं विषय वस्तु की दृष्टि से उपयोगी सूचनाओं की वृद्धि होने लगी थी। इस युग के निबंध लोक शिक्षा के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, मिश्र बंधु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल आदि के निबंधों में पत्रकार के स्थान पर अध्यापक के स्वर की प्रमुखता हो गई थी। गुलेरी जी के कछुए धर्म, मारिस, मोही कुंठाव और संगीत, सरदार पूर सिंह की सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता आदि हिंदी निबंध साहित्य की विशिष्ट उपलब्धि है। द्विवेदी युग के बाद साहित्य को अपना विशेष क्षेत्र बनाने वाले निबंधकार भी सामने आए। ऐसे निबंधकारों में रामचंद्र शुक्ल मुख्य हैं। गंभीर विचार, उदात्त भाव, हास्य, व्यंग के सरस छींटे उनके निबंधों में मिलती हैं। विशिष्ट शैली एवं व्यक्तित्व स्पर्श से उनके विषय परक निबंध भी रोचक बन गए हैं। श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी इस युग में भी बराबर लिखते रहे हैं। इसी समय राम प्रेमचंद ने मुहावरेदार, सजीव एवं सरल व्यावहारिक शैली का आदर्श उपस्थित किया। प्रसाद जी ने भी कतिपय पांडित्यपूर्ण एवं मौलिक निबंध लिखे। सिया राम शरण गुप्त ने के निबंध संग्रह झूठ सच के निबंध में उनके गांधीवादी व्यक्तित्व की गहरी छाप है। साहित्यिक विषयक निबंध परंपरा के परवर्ती लेखक में हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, नंद दुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा अज्ञे आदि प्रमुख हैं। महादेवी वर्मा ने साहित्यिक निबंध लिखे। छायावाद के प्रमुख आलोचक नगेंद्र ने निबंधों का विशाल संग्रह आस्था के चरण नाम से प्रकाशित किया और छायावादी कवि निराला के प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, चयन और चाबुक के अनेक निबंधों में तीखा व्यंग है, जिसे पढ़कर पाठक तिलमिला उठता है। साथ ही भावात्मक एवं शुद्ध आत्मपरक निबंधों की परंपरा में भी बराबर चलती रही। शांति प्रिय द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि, सिया राम शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, रघुवीर सिंह, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय एवं विवेकी राय के निबंध स्वानुभूति से भरे हुए हैं। व्यक्तिगत निबंधों का उत्कर्ष हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय एवं विवेकी राय के निबंधों में देखने मिलता है। भारतेंदु और द्विवेदी युग के संधि काल के निबंध, बालमुकुंद गुप्त के व्यंग्यात्मक निबंधों का प्रगतिशील लेखकों में बहुत संवर्धन एवं विकास किया। नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसका प्रदर्शन रंगमंच पर ही हो सकता है, जिसे देखकर दर्शक संपूर्ण आनंद उठा सकते हैं। नाटक एक ऐसा साहित्य रूप है जिसमें रंगमंच पर पात्रों के द्वारा किसी कथा का प्रदर्शन होता है। यह प्रदर्शन अभिनय, दृश्य सज्जा, संवाद, नृत्य, गीत आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। नाटक के निम्नांकित 6 तत्व माने जाते हैं: कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन, संवाद, देशकाल, उद्देश्य, शैली। प्रसिद्ध नाटककारों में जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, उपेन्द्रनाथ अस्क आदि हैं। उपन्यास। वस्तुतः उपन्यास एक ऐसी विस्तृत कथा होती है जो अपने भीतर अन्य गौण कथाएं समेटे रहती है। इस कथा के भीतर समाज और व्यक्ति के विविध अनुभूतियों और संवेदनाओं
नाना प्रकार के हृदय और घटनाओं तथा अनेक प्रकार के चरित्र हो सकते हैं। उपन्यास के 6 तत्व माने जाते हैं: कथा, वस्तु, चरित्र, चित्रण, संवाद, शैली, देश काल, वातावरण, उद्देश्य। उपन्यास की कथा वस्तु मुख्यतः मुख्य घटना, प्रासंगिक घटनाओं तथा अंत सूत्र आदि से मिलकर बनती है। कथा वस्तु का विन्यास, एक चरित्र चित्रण उपन्यास की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। देश काल एवं वातावरण के आधार पर संवाद योजना महत्वपूर्ण घटक होता है। आंचलिक या ऐतिहासिक उपन्यासों में तो यह कथा वस्तु का प्रधान अंग बन जाता है। उपन्यास को घटना प्रधान और चरित्र प्रधान दो प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है: जासूसी, तिलिस्मी तथा साहित्य कथानक वाले उपन्यास घटना प्रधान होते हैं। मानव चरित्र की अनंत संभावनाओं के कारण चरित्र प्रधान उपन्यासों में विषयों की विविधता भी अनंत हो सकती है। स्थूल रूप में इन्हें 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है: ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकारों में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, आचार्य चतुर्सेन। जीवनी। जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन लिखित वर्णित वृत्तांत है। इतिहास लेखक की भांति जीवनी लेखक भी अपने चरित्र नायक के जीवन का वर्णन सत्य घटनाओं के आधार पर करता है। इतिहास लेखक घटनाओं का विवरण देता है और विश्लेषण करता है, जबकि जीवनी लेखक घटनाओं से आगे बढ़कर अपने चरित्र नायक के जीवन का रोचक ढंग से चित्रण भी प्रस्तुत करता है। जीवनी में व्यक्ति विशेष के संबंध में बिखरी पड़ी सामग्री का सुसज्जित रूप होता है। वास्तव में जीवनी लेखक की कला का रहस्य चरित्र नायक के जीवन की घटनाओं की सत्यता की रक्षा करते हुए उनके आधार पर उसके व्यक्तित्व की पुनः सृष्टि करना ही चरित्र नायक के जीवन की विविध घटनाओं में से आवश्यक घटनाओं को चुनकर जीवनी लेखक ऐसी शैली में प्रस्तुत करता है जिससे जीवन कथा शैली रोचक होती है। आत्मकथा। आत्मकथा व्यक्ति द्वारा स्वयं के जीवन के प्रसंगों की व्याख्या होती है। जिस प्रकार जीवनी में लेखक अपने नायक की प्रशंसा प्रवृत्ति नहीं छोड़ पाता, उसी प्रकार आत्मकथा लेखक भी प्रायः जीवन का सिंहावलोकन करते समय प्रायः गुणों का ही बखान करता है। आत्मकथा लिखकर लेखक आत्मपरीक्षण एवं आत्मपरिष्कार करना चाहता है। इसके अतिरिक्त यह भी चाहता है कि उसके अनुभवों का लाभ संसार के अन्य लोग भी उठा सकें। मेरी जीवन गाथा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा का संक्षिप्त रूप है, जिसमें आत्मकथा की बहुत विशेषताएं सन्निहित हैं। संस्मरण। लेखक की स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति की जीवन की कुछ घटनाओं का रोचक विवरण संस्मरण कहलाता है। इसमें लेखक केवल उसी का वर्णन करता है जो उसने स्वयं देखा है या अनुभव किया। इसका विवरण सर्वथा प्रामाणिक होता है। संस्मरण लेखक जब अपने विषय में लिखता है तो उसकी रचनाएं आत्मकथा के निकट होती हैं, और जब दूसरे विषय में लिखता है तो जीवनी के। रेखाचित्र। जिस विधा में क्रमबद्धता का ध्यान न रखकर किसी व्यक्ति की आकृति, उसकी चाल ढाल या स्वभाव का किन्हीं विशेषताओं का शब्दों द्वारा सजीव चित्रण किया जाता है, रेखाचित्र कहलाती है। रेखाचित्र शब्द चित्रकला का है, जिसका अर्थ ऐसा खाका जिसमें क्रमबद्ध ब्यौरे न दिए गए हों, उसी के अनुकरण पर लिखना रेखाचित्र कहलाता है। इसी प्रकार थोड़े से शब्दों में किसी व्यक्ति, घटना, स्थान या वस्तु को चित्रित कर देना कुशल रेखा चित्रकार का ही काम है। रेखाचित्र में लेखक कम से कम शब्दों में सजीवता भर देने का प्रयास करता है और उसके छोटे छोटे पौने वाक्य तीव्र एवं मर्मस्पर्शी होते हैं। महादेवी ने अपने आश्रित सेवकों को ही नहीं बल्कि पशुओं को भी रेखाचित्र के माध्यम से अमर बना दिया। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट से इसका निकट का संबंध है। रिपोर्ट समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है और उसमें साहित्यिक तत्व प्रायः नहीं होते हैं।
रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। आंखों देखी घटनाओं पर ही रिपोर्टाज को लिखा जाता है। रिपोर्टाज का विषय कभी कल्पित नहीं होता। तथ्य को रोचकता प्रदान करने के लिए इसमें कल्पना तत्व की सहायता ली जा सकती है। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार तथा कलाकार दोनों की ही जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। गद्य काव्य। गद्य एवं पद्य के मध्यवर्ती अवस्था गद्य काव्य है। इसमें गद्य एवं काव्य दोनों के ही प्रमुख गुण समाहित होते हैं। इसकी आत्मकाव्य के निकट एवं बाह्य शरीर गद्य के निकट। इसमें कविता जैसी संवेदनशीलता एवं रसात्मकता होती है। इसके वाक्य सरल एवं प्रभावपूर्ण होते हैं और अनुच्छेद छोटे होते हैं। इसमें विचारों की सूत्रबद्धता कम होती है। भावनाओं की अभिव्यक्ति के समय इसका भाषा स्वयं प्रभावमयी हो जाती है। नींव की ईंट गद्य काव्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आलोचना। आलोचना का अर्थ है किसी साहित्यिक रचना की पूरी तरह से देखना, परखना। इस प्रकार रचना का प्रत्येक दृष्टि से विश्लेषण और मूल्यांकन कर पाठकों को उस रचना के मूल तक पहुंचाने में सहायता करना आलोचना का मुख्य उद्देश्य है। सैद्धांतिक आलोचना की परंपरा संस्कृत एवं हिंदी में बहुत पुरानी है, पर आधुनिक साहित्य के विवेचन एवं मूल्यांकन के लिए व्यवहारिक आलोचना की आवश्यकता पड़ी है। इस नई आलोचना का पहला रूप पुस्तक समीक्षाओं के रूप में भारतेंदु युग में प्रारंभ हो गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आलोचना के क्षेत्र में पुस्तक समीक्षा का स्तर ऊंचा किया और प्राचीन कवियों ने व्यवस्थित आलोचना की परिपाटी चलाई। हिंदी आलोचना के वास्तविक रूप का विकास तीसरे एवं चौथे दशकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास तथा तुलसी सूर जायसी के समीक्षात्मक भूमिकाओं द्वारा व्यवहारिक आलोचनात्मक तथा चिंतामणि के निबंध द्वारा सैद्धांतिक समीक्षा को शुक्ल जी ने विशेष शास्त्रीय गरिमा प्रदान की। वस्तुतः शुक्ल जी आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ आलोचक हैं। शुक्ल जी के पश्चात समीक्षा प्रणाली को बाबू गुलाब राय, नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं नगेन जैसे समीक्षकों ने आगे बढ़ाया। समसामयिक युग में आगे देवी शंकर अवस्थी, इंद्रनाथ मदान, रामविलास शर्मा, डॉक्टर प्रभाकर क्षेत्रीय आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। शिव शंभू का चिट्ठा और खत में आदि गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को अपने व्यंग का निशाना बनाया था, तो डॉक्टर नामवर सिंह ने बकलम खुद के निबंधों में लेखकों, राजनीतिज्ञ, गांधीवादियों, कागज का राज, अखबार, शिक्षा, पूंजीवादी आदि पर तीखे व्यंग किए हैं। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक आदि लिखित द्विवेदी जी के चिट्ठी और यशपाल के चक्कर क्लब आदि संग्रहों में व्यंग्यात्मकता के दर्शन होते हैं। अमृत राय ने अपने निबंध संग्रह यह चिंतन में सबसे भले हैं मूड, जितने पंडे उतने झंडे, गोबर गणेश का जागरण, कृपाचार्य की कूटनीति आदि शीर्षकों से व्यंग्यात्मक निबंध लिखे। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी व्यंग्यात्मक निबंध बहुत लिखे गए और लिखे जा रहे हैं, जिसमें सरकारी नीति की असफलताओं, नौकरशाही आदि पर तीखे व्यंग किए। श्री नारायण चतुर्वेदी जी की राजभवन की सिगरेट दानी, हरिशंकर परसाई के दर्जनों निबंध तथा शरद जोशी और रविन्द्रनाथ त्यागी के अधिकांश निबंध व्यंग्यात्मक हैं। लोक साहित्य मानव जीवन की अनुभूतियों को स्पष्टता और सहजता से लोक साहित्य में प्राप्त किया जाता है। लोक साहित्य अंचल विशेष में रचा गया साहित्य है और यह अंचल विशेष का वह भूखंड होता है जो एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में विकसित होकर अपनी बोली और अपने जीवन पद्धति को अपनी लोकपरक चेतना में डालता है। लोक साहित्य की रचना आदिकाल से ही मनुष्य अपनी वाणी के माध्यम से करता रहा है। अपने घुमंतु जीवन को
से लेकर ग्राम परिवेश तक मनुष्य ने लोक साहित्य को अपनी लोक अभिव्यक्ति में समेटा है। प्रारंभिक लोक साहित्य एवं आदि मनुष्य की जीवनचर्या का अंग था। इस साहित्य में प्रकृति से संबंधित उक्तियों की अधिकता है। प्रकृति का रंग रूप साहित्य में प्राप्त होता है। मनुष्य की भाव चेतना का सहज स्वरूप इस समय के लोक साहित्य में है। लोक गीतों की अनेक लयों का उद्भव प्रकृति की क्रियात्मकता से हुआ है। ग्राम जीवन की सामाजिक के अनेक प्रसंग बाद में लोक साहित्य में अभिव्यक्त हुए हैं। ग्रामीण समाज के संस्कार, जीवन मूल्य, जीवन की गतिविधियाँ और उसके लोक व्यापारों का समावेश लोक साहित्य में परंपराओं के रूप में अभी भी सुरक्षित है। लोक साहित्य में लोक जीवन की अनेक छवियों का इस रूप में देखी जा सकती हैं। लोक साहित्य के अंतर्गत लोकगीत, लोक कथाओं, लोक उक्तियों और कहावतों को गिना जा सकता है। लोक साहित्य में इन रूपों को लोक की प्रसन्नता, लोक की भक्ति भावना, लोक दर्शन की आधार भूमि, लोक व्यवहार की क्रियाशीलता एवं लोक संस्कारों की उत्सवी छटाओं को भी अनुभव किया जा सकता है। लोक साहित्य हमारी परंपराओं और हमारी मूल्यवान धरोहरों की अपने विषय वस्तु को समेटे है। लोकगीतों की प्रभावकारी लयें, लोकगीतों में निहित मानवीय संवेदनाओं का सतरंगी संसार आज भी हमें प्रभावित करता है। लोक कथाओं में मनोरंजन, चातुर्य, विवेकपूर्ण व्यवहार, बुद्धि और जीवन जीने की कला का समावेश रहता है। लोक कथाओं में कल्पना और बुद्धि का भी समन्वय होता है। लोकोक्तियों और मुहावरों में लोक जीवन के स्थान पर प्रेरणापूर्ण एवं अनुभव सीमित शब्दों में व्यक्त किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से मालवी, निमाड़ी, बुंदेली एवं बघेली बोलियों के अंचलों में प्रचलित लोक साहित्य की इन बोलियों का लोक साहित्य में विभिन्न अंचलों में व्याप्त बोली की विभिन्नता होने के बावजूद लोक साहित्य के मूल स्वर की एकान्विति एक समग्र जीवन को ही अभिव्यक्त करती है। इसलिए लोक साहित्य में प्राप्त संवेदनाएं मानवीय चेतना का विस्तार करने वाली है। मध्य प्रदेश के लोकांचलों क्षेत्र का विभाजन उस क्षेत्र की सांस्कृतिक चेतना के आधार पर किया गया है। इस तरह से मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के अंतर्गत इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच और शाजापुर जिलों का क्षेत्र आता है। निमाड़ क्षेत्र में खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर आदि जिलों को सम्मिलित किया गया है। सागर, छतरपुर, दमोह, दतिया, टीकमगढ़, होशंगाबाद, विदिशा से लेकर ग्वालियर तक बुंदेली का क्षेत्र माना जाता है। बघेली के अंतर्गत रीवा, सतना, पन्ना, सीधी आदि क्षेत्रों का समावेश किया जा सकता है। गौड़ी, भीली, कोरकू आदि बोलियों का क्षेत्र भी मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, बैतूल आदि जिलों तक फैला है। तो जाना हमने इस वीडियो के माध्यम से गद्य खंड के बारे में। आगे की वीडियो में हम गद्य खंड के पाठों को पढ़ेंगे और उनके बारे में समझेंगे। धन्यवाद।